बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगी। रिमोट सेंसिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशंस होती हैं। तो रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन की तरफ हम चलते हैं। तो एप्लीकेशंस की जो रिमोट सेंसिंग की जो एप्लीकेशंस होंगी वो टोटल ज्योग्राफी कॉन्टेक्स्ट में इसको बताऊँगी। मैं एक सिंपल ये नहीं बताऊँगी कि एग्रीकल्चर में रिमोट सेंसिंग की क्या एप्लीकेशंस हैं। मैं पूरी टोटल ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊँगी कि रिमोट सेंसिंग की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। इन ज्योग्राफी के रिमोट सेंसिंग क्या प्ले रोल करती है अपने एप्लीकेशंस में। तो इसके अंदर इसकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सी आइस, लैंड कवर एंड लैंड यूज, ओशंस एंड कोस्टल मॉनिटरिंग, एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स मेजर्ड बाय रिमोट सेंसिंग, डेवलपिंग ऑनलाइन मैपिंग सर्विसेज। ये टोटल 10 जो सी एप्लीकेशन से कवर हो जाती है एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग के अंदर। तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले आ रही थी इसकी क्रॉप टाइप। एग्रीकल्चर के अंदर जो आ रही थी क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो रिमोट सेंसिंग के जरिए हम क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। उसकी एक मिसाल ये हम ले सकते हैं कि जैसे एक खेत है, दो खेत हैं एक जैसे हैं। जैसे एक पुदीने का खेत है और एक आपने सुना होगा पेपरमेंट और पुदीना दोनों एक जैसे होते हैं। तो सेटेलाइट के ज़रिए जब वो हमने चेक करना कि कौन सा पुदीने का कौन सा पेपरमेंट का है, तो उसके लिए जो एक नियर इंफ्रारेड रीजन होता है, विजिबल के बाद जो इंफ्रारेड के बिल्कुल पास स्टार्ट होने वाला रीजन होता है उसको नियर इंफ्रारेड रीजन कहते हैं। नियर इंफ्रारेड रीजन में ये होता है कि जो लीव्स वगैरह होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह होता है, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है नियर इंफ्रारेड बैंड के अंदर। तो जो सा पेपरमेंट होगा वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा ग्रीन कलर एज़ कम्पेयर टू पुदीने के। तो इसके ज़रिए फिर जब सेटेलाइट इमेज आएगी हमारे पास, तो जो पेपरमेंट का होगा उसमें हमें नियर इंफ्रारेड में रेड कलर में ज़्यादा वेजिटेशन शो होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि वो पेपरमेंट का क्रॉप होगी। और पुदीने की जो क्रॉप होगी वो थोड़ी से वो भी काफ़ी रेड होगी, क्योंकि वो भी ग्रीन होता है। तो वो क्लोरोफिल का रेड जोन से है वो पार्ट शो होता है NIR में, तो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन वो उसकी पेपरमेंट के मुकाबले में थोड़ा कम होगी। तो इससे हमारी क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब क्रॉप टाइप कंडीशन असेसमेंट क्या होती है। क्रॉप टाइप कंडीशन असेसमेंट में आपको एक ड्रा करके बताऊंगी कि क्रॉप टाइप कंडीशन असेसमेंट क्या होती है। जैसे ये अब हमारी एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर अब हमारी सेटेलाइट चल रही है, वो उनके ऊपर रीजन्स चल रहे हैं, पोलर रीजन्स हैं। ये पोलर रीजन चल रहा है, इसके ऊपर सेटेलाइट है। ये सेटेलाइट है। ये जो सेटेलाइट है ये टाइम टू टाइम जो उनसे अर्थ तो रोटेट कर रही है, सेटेलाइट भी और टाइम टू टाइम रोटेट कर रही होती है। तो जब यहाँ से घूम के आ रही होती है अपने सर्कल पे, तो यहाँ से चल के वो इस एरिया की इमेज ले लेती है एक स्पेसिफिक रीजन। फिर जैसे ही वो चल के आती है, चलती है साथ रोटेट कर रही होती है इसके सर्कल अपने रीजन के, अर्थ भी रोटेट कर रही थी। फिर जब वो वापस यहाँ से आती है, फिर वापस इसी एरिया की दोबारा पिक्चर ले लेती है। तो जब दोबारा पिक्चर लेती है वो कुछ टाइम बाद दोबारा पिक्चर आती है, तो टाइम टू टाइम हमें उसका पता चल जाता है, क्रॉप टाइप की कंडीशन का पता चल जाता है, असेसमेंट हो जाती है उसकी कि ये इतने टाइम बाद इसमें क्या चेंज आया। तो ये आप कह सकते हैं कि इसमें क्रॉप टाइप की कंडीशन असेसमेंट की जा सकती है। तो क्रॉप टाइप कंडीशन असेसमेंट आ गई इसके अंदर। और क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन भी इसके ज़रिए रिमोट सेंसिंग के ज़रिए की जा सकती है कि आप यील्ड कर सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी होगी वो NIR बैंड के अंदर ज़्यादा रेड कलर शो होगा, तो उससे हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा ग्रीनरी है, यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन है। तो इससे भी हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। ये रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर के अंदर। मैपिंग ऑफ सॉइल करैक्टरिस्टिक के लिए डिफरेंट बैंड्स यूज़ होते हैं। उन बैंड को हम चेक कर सकते हैं कि आया किस बैंड के अंदर जो सा है ये हमें मैपिंग जो सी सॉइल की वो क्या शो होती है। फिर जैसे कि अब हम किसी लैंड के अंदर यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं, तो यूरिया डालने से ये होता है कि जो ज़मीन के अंदर होती है ना, साल्ट ज़्यादा हो जाता है। तो उसका ये होता है असर कि फिर सेटेलाइट में जब उसका इमेज आता है तो उसमें वो वाइट कलर शो होने लग पड़ता है। वो वाइट कलर शो इस चीज़ को शो कराता है कि इसके अंदर साल्ट ज़्यादा है। तो जैसे ही आप उस सेटेलाइट इमेज देखेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई मेरी जो क्रॉप है उसके अंदर साल्ट ज़्यादा है, तो आप उसके लिए कोई प्रिकॉशंस अप्लाई करना शुरू करेंगे, एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। मैपिंग ऑफ सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आ जाती हैं इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर कि आपने अपनी सॉइल को कैसे मैनेज करना है। जब आप देखेंगे आपकी सॉइल के अंदर साल्ट ज़्यादा, तो ज़ाहिर सी बात है आप मैनेजमेंट के लिए
कुछ ना कुछ करेंगे। फॉरेस्ट्री में आ जाते हैं। फॉरेस्ट्री में इसका फॉरेस्ट कवर चेक किया जाता है। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि अब हमने आइडिया करना, आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा खेत है और कौन सा जंगल है। तो उसको चेक करने के लिए हम फॉरेस्ट कवर का जो क्रॉप का जो खेत होगा ना वो हमेशा रेक्टेंगल होगा एक, जबकि जो फॉरेस्ट होगा ना इरेगुलर शेप होगी। और ये NIR बैंड में रेड कलर के ही शो होंगे, लेकिन अब ये अर्थ है, इसके अंदर ये दो आए हुए हैं ये। तो इसके अंदर अब हम कैसे आइडिया लगाएंगे कौन सा क्रॉप है, कौन सी फॉरेस्ट है। तो जो फॉरेस्ट होगी वो हमेशा इरेगुलर शेप में होगी। तो इरेगुलर शेप से हम आइडिया लगा लेंगे कि ये साथ फॉरेस्ट है। और जहाँ जहाँ पे ब्लॉक्स बने होंगे, रेक्टेंगुलर शेप होगी, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये खेत है। तो क्रॉप कवर भी हम देख सकते हैं कि कौन से क्रॉप्स हैं, इनकी चेक करने के लिए वहाँ पे वो ज़्यादा वो होगा। तो ये होता है कि फिर क्रॉप की जो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि कौन से फॉरेस्ट है और कौन से ये है। अब आपने चेक करना कि फॉरेस्ट की टाइप कौन सी है। तो जोन से NIR में बैंड आपको ज़्यादा रेड कलर का शो होगा, नीचे रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वेजिटेशन NIR में रेड कलर की शो होती है तो वो फॉल्स कलर कंपोजिट में आती है। तो उसका ये होता है कि फिर जो ज़्यादा रेड शो होगा ना वो उसका मतलब हो कि वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और जो कम होंगे उसका मतलब है कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है। तो इसे टाइप की भी पता चल जाएगा। वेजिटेशन डेंसिटी हमें इससे आइडिया होगा। डिफॉरेस्टेशन का पता चलेगा कहाँ कहाँ पे जंगलात कम हो रहे हैं, जहाँ पे वेजिटेशन कम होगी वहाँ पे रेड कलर कम होता जाएगा। तो इससे भी आइडिया हो जाएगा। फॉरेस्ट फायर्स का हमें पता चलेगा थर्मल बैंड को यूज़ करके कि आप पता जा सकता है। बायोमास एस्टिमेशन लगा सकते हैं। बायोमास एस्टिमेशन के बारे में मैंने एक वीडियो लगाई है जिससे आपको आइडिया होगा कि बायोमास एस्टिमेशन क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके बारे में बताती हूँ। Renewable Energy 101. Biomass, the original renewable energy. It's been part of our lives since our ancestors learned to control fire. In fact, it's made possible by the sun, whose energy is absorbed by trees and plants through photosynthesis, and then released when organic matter is burned or decomposes. First, there's plant waste. Wood scraps, sawdust, and crop waste can be collected from farms or manufacturers. The waste is burned to heat water. The hot water creates steam. The pressure of the steam spins a turbine. The turbine powers a generator. The generator creates electricity. Simple, really. Next up, animal waste, also known as the problem of cow poop. The solution? Waste from farm animals can be collected in a large tank called a digester, filled with bacteria that eats the waste and converts it to methane gas. The methane is captured and burned to heat water and create steam. Sound familiar? Second verse, same as the first. This same principle can also be used to capture methane, a potent greenhouse gas with 25 times the heat-trapping ability of carbon dioxide, from landfills. Once a section of the landfill is closed off, pipes are run from the waste to collect the gas, which can then be burned to make electricity or heat. Biomass may not be the prettiest form of renewable energy, and it needs to be used carefully and thoughtfully to protect ecosystems and prevent greenhouse gas emissions. But it can be a smart way to make use of waste. Power to the poop! तो जियोलॉजी में मैं इसका बताऊंगी। पहले बायोमास का आपने इसका देख लिया था। तब जियोलॉजी में रिमोट सेंसिंग की क्या एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें बेड रॉक मैपिंग आ जाती है। बेड रॉक मैपिंग क्या होती है? वो जो चट्टानें होती हैं, उनके जो चट्टानें होती हैं, जो दरियाई ज़मीनें होती हैं, कि मैदानों में तय में जो वाक़ई चट्टानें होती हैं उनको बेड रॉक्स कहा जाता है। और फिर लिथोलॉजिकल मैपिंग आ जाती है। लिथोलॉजिकल पत्थरों और चट्टानों का इल्म आ जाता है। स्ट्रक्चरल मैपिंग आ जाती है कि ज़मीन की साख्त स्ट्रक्चर के बारे में। मिनरल एक्सप्लोरेशन आ जाते हैं, आप मिनरल्स को दरियाफ्त करते हैं। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशंस आ जाती हैं। और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशंस के बाद इन्वायरमेंटल जियोलॉजी आ जाती है। जियो बॉटनी आ जाती है। जियो बॉटनी आप जानते हैं, जैसे बॉटनी एक अर्जी नबातात का इल्म है, तो जियो बॉटनी जोग्राफियाई तकसीम हो जाती है अर्जी नबातात के साथ। और सेडिमेंटेशन मैपिंग एंड मॉनिटरिंग आ जाती है। सेडिमेंटेशन मैपिंग
एक रसूब की या तरसीब की जो सी होती है मैपिंग आ जाती है, जिसमें कोई लिक्विड एक रसूब होता है ना, किसी प्लांट का, किसी भी चीज़ का, किसी भी लिविंग थिंग का। और फिर जियो हैज़र्ड मैपिंग आ जाती है, अब जैसे फ्लड वगैरह उनका चेक करने के लिए। यानी कि जियोलॉजी में भी काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट रोल है रिमोट सेंसिंग का। फिर हाइड्रोलॉजी आ जाती है। हाइड्रोलॉजी में वेटलैंड मैपिंग एंड मॉनिटरिंग आ जाती है। वेटलैंड मैपिंग में हर तरह की वो मैपिंग आ जाएगी जहाँ पे ज़मीन पे जहाँ पानी पाया जाएगा। सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, आप ये देख सकते हैं कि सॉइल में कितना मॉइस्चर पाया जाता है। मेजरिंग स्नो थिकनेस, स्नो की जो थिकनेस है उसको हम चेक कर सकते हैं। डिटरमिनिंग स्नो वाटर इक्विवेलेंट, के पानी के अंदर पानी और बर्फ़ की कितनी मिकदार है। रिवर एंड आइस लेक मॉनिटरिंग आ जाएगी। जाहिर सी बात है, इस रिवर एंड आइस लेक मॉनिटरिंग में हम चेक करेंगे कि पानी का जो सा बहाव है रिवर के अंदर और आइस लेक जो से ग्लेशियर्स हैं हमारे, उन सबका क्या आपस में लिंक है। फ्लड मैपिंग एंड मॉनिटरिंग आ जाएगी। ग्लेशियर्स डायनामिक्स एंड मॉनिटरिंग आ जाएगी। रिवर डेल्टा डिटेक्शन आ जाएगी। रिवर जो से हैं उनके जो ज़मीनी साख्त है अंदरूनी, उनकी जो डिटेक्शन है उनको चेक करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी डिटर्मिनेशन। ड्रेनेज बेसिन मैपिंग एंड वाटर शेड मॉडलिंग। बेसिन यही आ जाती है ज़मीन की जो तय होती है दरिया के अंदर या समुद्र के अंदर, जो प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, और सारी वो उनकी मैपिंग आ जाती है इस चीज़ के अंदर। इरिगेशन कनाल लीकेज डिटेक्शन, कनाल का जो कहाँ पे इसका लीकेज जा रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसकी हाइड्रोलॉजी के अंदर मैपिंग का हो जाती है। इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसके रिमोट सेंसिंग के। फिर सी आइस आ जाती है। आइस के अंदर इसकी आइस कंसंट्रेशन आ जाती है। सी आइस के अंदर आइस की टाइप आ जाती है, उसकी एज कितनी पुरानी है, ये उसका हरकत, उसका चलने का जो तरीका होगा। आइसबर्ग डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग आ जाएगी। सरफेस टोपोग्राफी आ जाएगी। टैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीड्स, नेविगेशन, सेफ शिपिंग रूट्स, रेस्क्यूज़। टैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन वो आ जाएगी जिसमें आपको एक आइडेंटिफाई किया जाएगा, एक ट्रैक किया जाएगा, एक रूट के एक नेविगेट किया जाएगा। सेफ शिपिंग कहाँ पे हो सकती है, उनके कौन कौन से एरियाज़ हैं, रेस्क्यू करने के लिए आपको किस एरिया से गुजरना चाहिए। हिस्टोरिकल आइस एंड आइसबर्ग कंडीशंस एंड डायनामिक्स फॉर प्लानिंग पर्पसेस। प्लानिंग पर्पसेस के लिए हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल आइस जो सी है और आइसबर्ग की कंडीशंस है वो क्या है, वो मुतहरिक हैं या नहीं है। और आइस कंडीशंस आ जाएगी, स्टेट ऑफ डिके में आ जाएगा कि ये ख़त्म होने वाला ही नहीं होने वाला। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स आ जाएंगे। आइस कंसंट्रेशन के बारे में आपको बता दूंगी, ये जैसे कि हमने आइस कंसंट्रेशन लिया अंटार्कटिका सी की। अंटार्कटिका सी जो आपको पता है एक मंजमंद दरिया है बिल्कुल। तो आइस कंसंट्रेशन में इसकी जो रेंज हमने ये दिखाई हुई है पिक्चर एक, इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। आइस कंसंट्रेशन में आप ये देखेंगे जो ये बिल्कुल ग्रे वाला हिस्सा है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल मंजमद हुआ है, इसके अंदर बिल्कुल फ्रीज आइस है। ये इसको लगा लें आपके, ये 0% से लेकर 100% तक इन्होंने ये स्केलिंग की हुई है इसकी, जिसमें जो वाइट पोर्शन है ना ये वाला वो 7 वाइट परसेंट इसका लगा लें कि ये थोड़ा सा जो से मंजमद से है ना, ये बिल्कुल ही थोड़ा सा वैसे है। तो मैं आपको इसकी अंटार्कटिका सी की आइस कंसंट्रेशन के बारे में बता रही थी। तो जो ये ग्रे रीजन है ना, ये बिल्कुल उसको शो कर रहा है जो सा कि बिल्कुल फ्रोज़न है बिल्कुल। और ये जो वाइट है रीजन, ये उससे थोड़ा सा कम है, 90-95%। इसकी स्केलिंग हुई है 0 से लेकर 100% तक। तो ये 7 अगस्त को लिया गया था। अंटार्कटिका सी में जो ग्रे कलर है ना, ये इस चीज़ को शो करे फ्रोज़न है। वाइट जो है उससे थोड़ा लेस है, यानी कि पूरा फ्रोज़न नहीं है, उससे थोड़ा कम है। रेड उससे कम है, ग्रीन येलो उससे कम है। ये जो ब्लू है ना, ये अनफ्रोज़न ओशन है, इस चीज़ को शो कर रहा है। और ये जो सा पिक्चर है ये माइक्रोवेव स्कैनिंग रेडियोमीटर की से ली गई है। माइक्रोवेव रेडियोमीटर का रेडिएशंस का रिमोट सेंसिंग का मैं आपको पिछली स्लाइड में भी बता चुकी हूँ। अब ओशंस एंड कोस्टल मॉनिटरिंग में रिमोट सेंसिंग की क्या एप्लीकेशन होती हैं उसके में बताते हैं। ओशंस पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, करंट रीजनल सर्कुलेशन पैटर्न्स। ओशन की क्या पैटर्न है उनको आइडेंटिफाई करना। करंट रीजनल
कि उनके अभी क्या हालात चल रहे हैं और सर्कुलेशन उनकी बहाव क्या है पानी का। फ़िश स्टॉक एंड मैराइन मैमल असेसमेंट करना फ़िश स्टॉक की, मछलियों की, मैराइन मैमल्स वगैरह की, सबकी जो दरियाई जानवर हैं। वाटर टेम्परेचर एंड मॉनिटरिंग एंड वाटर क्वालिटी, वाटर का क्वालिटी चेक करना, उसका टेम्परेचर चेक करना कि पीने के लिहाज से पानी की क्वालिटी कैसी है, जानदारों के लिहाज से जो उसके अंदर रह रहे हैं उनके लिए टेम्परेचर और क्वालिटी कैसी है। टाइडल एंड स्टॉर्म इफेक्ट्स क्या है इसके, कब कब तूफान आता है, कब नहीं आता है, उतार चढ़ाव क्या होता है, मद्दो जज़र वगैरह सब कुछ। कोस्टल वेजिटेशन ऑफ मैपिंग आ जाती है। कोस्टल वेजिटेशन में ये आ जाता है कि जो उनसे साहली समुद्रों में और समुद्रों के दरमियान में जो वेजिटेशन होती है उनकी मैपिंग आ जाती है। ह्यूमन एक्टिविटी आ जाती है, उसका इम्पैक्ट आ जाता है। ओशन की सैलिनिटी चेक की जाती है कि दरिया के अंदर नमक की मिकदार कितनी पाई जाती है। एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग आ जाएगी। एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग में रिमोट सेंसिंग का क्या रोल है। एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके अंदर इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन भी यूज़ होती हैं। आप जानते हो कि एयर की क्वालिटी चेक करने के लिए, वाटर की क्वालिटी चेक करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम ये रिमोट सेंसिंग यूज़ करते हैं। बट एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स द सैटेलाइट इमेज ऑफ द अर्थ सरफेस इन द सोलर स्पेक्ट्रम। जो एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट होती है ना, उसका इमेज जो है सोलर स्पेक्ट्रम को ज़रूर इफेक्ट करता है उसकी अर्थ सरफेस से। So the signal observed by the satellite sensor was the sum of the effect of the from the ground and the atmosphere. तो जो सिग्नल हम सैटेलाइट एक लेती है वो किस चीज़ का सम होता है, वो जो इफेक्ट पड़ता है ग्राउंड से और एटमॉस्फेयर से, उन दोनों का सम होता है। मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में हम बता देते हैं रिमोट सेंसिंग के क्या होते हैं। मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स में वो आ जाते हैं जो मौसम के बारे में बताए जाते हैं, वेदर के बारे में, फोरकास्टिंग के बारे में। तो वेदर के जो फैक्ट्स आ जाते हैं मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स में आ जाते हैं। उसके अंदर रिमोट सेंसिंग का क्या रोल है। तो रिमोट सेंसिंग की सरफेस टेम्परेचर, द ट्रेवल्स ऑफ द सी, सरफेस टेम्परेचर SST एंड लैंड सरफेस टेम्परेचर LST फ्रॉम स्पेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरेक्शंस बिटवीन ओशन एंड लैंड and atmosphere such as evaporation processes and boundary layer dynamics. एटमॉस्फेयर का जो वेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगा और बाउंड्री लेयर के डायनामिक्स जो होंगे वो सब चेक करना मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स में आ जाते हैं। LST भी इसके मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स में आ जाता है, SST भी आ जाता है। सरफेस टेम्परेचर को चेक करना। द यूज़ ऑफ द रिमोट सेंसिंग फॉर वेदर फोरकास्टिंग। अब वेदर फोरकास्टिंग में इसका क्या रोल है। रिमोट सेंसिंग यूजेस एरियल सेंसर्स। वो कैसे चेक किया जाता है रिमोट सेंसिंग में कि आपने वेदर फोरकास्टिंग करनी है, तो उसके लिए एरियल सेंसर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं और लोकेट करते हैं ऑब्जेक्ट को और अर्थ को, जो अर्थ की लैंड होती है उसकी सरफेस के ऊपर, और एटमॉस्फेयर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से आती हैं, सन से आती हैं। तो ये सन से जो आती है रेडिएशन उनको चेक किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को सेंसर्स लगा के, एरियल सेंसर्स लगा के रिमोट सेंसिंग के लिए, इससे मेट्रोलॉजिकल सब पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, SST को, सी सरफेस टेम्परेचर को, सब कुछ। अब हमने डेवलपिंग ऑनलाइन मैपिंग सर्विसेज करनी है तो इसके रिमोट सेंसिंग का क्या रोल है। अब मैपिंग जो सी होती है उसमें बायोडाइवर्सिटी आ जाती है, इन्वेसिव स्पीशीज़ आ जाती हैं, एंड प्रिडिक्टिंग फायर रिस्क आर सम ऑफ द मेन पार्क रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस। ये सब चीज़ें जो सी है बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं उसके रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन में। क्या आपने चेक करना हो क्या रिस्क आने वाले हैं स्पीशीज़ की, आपने स्पीशीज़ का चेक करना हो। डेवलपिंग ऑनलाइन मैपिंग सर्विसेज। इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ पर्सन हु हैज़ नॉट येट यूज गूगल अर्थ, बिंग मैप्स और ओपन स्ट्रीट मैप्स। गूगल स्ट्रीट मैप्स आ जाती हैं, सेटेलाइट मैप्स आ जाते हैं। दीज टेक्नोलॉजीज़ आर टूल बेस्ड और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज। जाहिर सी बात है सारी टेक्नोलॉजी जो सी हैं ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखकर ही बनाई गई है। तो ये 10 की 10 जो सी हैं मैंने आपको रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशंस के बारे में बता दिया। आई होप कि काफ़ी हद तक आप इन सब से फेमिलियर हो चुके हैं, आपको आइडिया हो चुका होगा कि रिमोट सेंसिंग के कितने रोल हैं इसके ज़िंदगी के अंदर, अपनी GIS के अंदर, हर चीज़ के अंदर इसका बहुत रोल है।
ज़िंदगी में आपने कोई भी चेक करना हो, आपका हर पार्ट में, हर फील्ड में, नॉट सिर्फ जस्ट मेट्रोलॉजिकल पर्पज़ नहीं, आपकी ज़िंदगी के हर बड़ी बड़ी फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में इसका रिमोट सेंसिंग का बहुत रोल है, और ख़ासतौर पे GIS में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और इसकी एप्लीकेशन जो सी हैं ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं, किस लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का। तो